नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बिहार एक्साइज दरोगा और अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी का जो मुख्य एग्ज़ाम हुआ था मेंस का परीक्षा, जो कि आयोजित की गई थी 3/9/2023 को, उसका आज हम मेंस का जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वरी पाठक को जाना जाता है और इनका जन्म का बात करें तो 1943 में वैशाली ज़िले में हुआ था। इनको 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस खेल से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है और इसमें 7 रोगों का टीकाकरण का बात किया गया है, जिसमें कि आपका है वो 7 रोग: खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी और हेपेटाइटिस बी। और ये जो मिशन है ये 2014 से प्रारंभ किया गया है और ये एक केंद्र प्रायोजित मिशन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और ये निर्णय 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में लिया गया था और ये पहली बार 1974 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और ये 1992 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और ये लगभग 66% होता है संपूर्ण मस्तिष्क का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है। तो मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य जो है एक चालक रहित विमान है। लक्ष्य जो है वो चालित रहित विमान है। और अगर हम यहाँ पे बात करें डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ के विषय में अगर हम यहाँ से जानना चाहें तो डीआरडीओ की स्थापना अगर देखें तो ये 1958 में हुआ था। कहाँ? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था इसका स्थापना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सा है। तो उसका नाम कांवर झील है और यह बिहार के बेगूसराय ज़िले में है और ये देश की 39वीं रामसर साइट है और बिहार की पहली है, ये आपको ध्यान रखना है। और कांवर झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की गोखुर झील है। लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लेक्टोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। आप सीधे सीधे याद रखिएगा, कोई भी चीज़ डूबने और तैरने वाला होगा, ठीक है, तो वो लेक्टोमीटर हो, इस तरीके की चीज़ें, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रतिपादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दिए गए विकल्प में आंसर मध्य प्रदेश होगा। बात करें कर्क रेखा का, तो ये उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर ये रेखा जाती है, कुछ इस तरीके से। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। और मध्य प्रदेश में एक नदी है माही, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। तो बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है। गंगा की कुछ सहायक नदी को अगर हम देखें तो इस प्रकार है कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि। ये उत्तर दिशा से मिलती है। अगर इस तरीके का बिहार का मैप देखेंगे तो उत्तर दिशा से ये सब नदियाँ मिलती है और दक्षिण दिशा से बात करें
तो वो है टोस, यमुना, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, क्यूल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है और यह एमपी में बहती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को मिली थी। तो बंगाल की दीवानी अधिकार इलाहाबाद की संधि के द्वारा हुआ था और इलाहाबाद की 2 संधि हुई। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में, और दूसरा संधि जो है वो 16 अगस्त 1765 को हुआ था अवध के नवाब शुजा उद दौला और क्लाइव के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है और आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। ठीक। 324 में बता ही दिए हैं कि चुनाव आयोग का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। कुछ जो मेन चीज़ है वो हम देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, जो 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले हो जाए। ठीक। भारत का पहला चुनाव आयुक्त का नाम सुकुमार सेन था और प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रामा देवी थी। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो राज्य सूची के विषय पे संसद तब कानून बनाएगी जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत पारित का प्रस्ताव, बहुमत से पारित कोई प्रस्ताव हो उस पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है। बात करें कि ये राज्य सूची अनुच्छेद 249 के विषय पर आर्टिकल 249 में ये प्रावधान है कि संसद जो है राज्य सूची के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। 312 में अखिल भारतीय सेवा का सृजन का बात कहा गया है और आर्टिकल 67 कहता है कि केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ठीक। और 352, 356 और 360 में आपातकाल की जानकारी दी गई है और आपातकाल की घोषणा हमेशा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा हमेशा राष्ट्रपति करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, धन विधेयक की चर्चा 110 में किया गया है और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होगा और राज्यसभा इसको 14 दिन के भीतर ही या तो लौटा दे और नहीं लौटाएगा तो वो धन विधेयक पारित माना जाएगा। ठीक है। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है और अनुदानों का, और इस पर उनका वो मतदान नहीं करते हैं। ठीक। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा ही पारित करता है। ये सबों में लोकसभा का एकाधिकार है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और यह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच फैला है। टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। तट रेखा की कुल लंबाई की बात करें द्वीपों सहित तो वो 7516 है और स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी बिंदु गुहार माता और पूर्वी बिंदु किबिथु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाले परत को क्या कहते हैं? तो वो स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इसको, जिसको हम हिंदी में समताप मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है? सभी मौसमीय घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है और इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसी तरीके से देखते हैं
कि देखिए मंडल, अगर हम वायुमंडल की परत की बात करें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है, 18 से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम समताप मंडल कहते हैं, 50 से 80 किलोमीटर के क्षेत्र को हम मध्य मंडल कहते हैं और 80 से 400 को आयन मंडल और 400 किलोमीटर से ऊपर के क्षेत्र को हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो सीता माता की जयंती बिहार में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीनों के नाम इस प्रकार हैं, जिसमें हम महीने का स्टार्ट चैत से करते हैं और ख़त्म किस पे करते हैं? फागुन पे करते हैं। ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल को कहते हैं पच्छाब बादल कहते हैं। और ये सब बादलों के प्रकार है, कपासी बादल, स्लेटी बादल, स्तरी बादल। ठीक है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नेपच्यून को नीला ग्रह कहते हैं। और कुछ ग्रह है उसको देख लेते हैं, जैसे कि शुक्र को हम साँझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं और मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता ज़्यादा है। शनि को गैसों का गोला कहते हैं एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहते हैं। और अरुण जो है वो लेटा हुआ ग्रह है और यह हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया? तो गति का नियम कौन दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के टोटल 3 नियम हैं और उसका प्रतिपादन उन्होंने 1987 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया। 3 नियम क्या है? पहला नियम से हमको पता है कि बल का परिभाषा मिलता है। दूसरा नियम से दूसरा नियम से जो है हमें बल का समीकरण मिलता है, F बराबर ma। ठीक है। और तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम क्या है? एक्शन रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण में। बात करें प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे एवं कुछ जीवाणुओं में ही घटित होने वाली क्रिया है। ठीक। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहते हैं? प्राकृतिक सफाई कर्मी के नाम से हम अपघटक को जानते हैं। देखिए उत्पादक क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी हरे पेड़ पौधे उत्पादक में आ जाएंगे और उपभोक्ता जो हैं भोजन के लिए जो पौधे पर निर्भर रहते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। और यहाँ पे देखिए पारिस्थितिक तंत्र को बताया गया है। एक तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, एक है जैविक और दूसरा अजैविक है। जैविक घटक में आ जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और अजैविक घटक के हैं भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। और इस तरीके से उसमें निम्नवत डिफाइन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो नगर पालिका के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा डिस्कशन देखेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ और एक भाग 9 को जोड़ा गया। इसमें इसे पंचायत नाम दिया गया। भाग 9 में जो अनुच्छेद है वो 243 से 243(9) तक प्रावधान सम्मिलित है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई और पंचायत में टोटल 29 विषय को रखा गया। 73वां संविधान संशोधन जो है उसी के द्वारा पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और पंचायती राज संबंध से संबंधित कुछ जो समितियां हैं, जिसका बचपन में बीए करके ट्रिक है, बलवंत राय मेहता, इस तरीके से अशोक मेहता, थंगुन समिति, ये सब है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसमें भाग 9 का क को जोड़ा गया और इसी के साथ 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं की बात करता है और इसमें टोटल 18 विषय हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1978 में हुआ था,
कौन सा मौलिक कर्तव्य को हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और जो कि वर्तमान में 300 के ए में है। और भाग 12 में आता है 300 के क में। ठीक। 20-21 एक ऐसा मूल कर्तव्य है जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होगा। बर्फ क्या है? तो बर्फ एक आणविक ठोस है, और इसका बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, यानी 10 भाग में 9 भाग नीचे और 1 भाग ऊपर आपको दिखता है। ठीक। जल का आयतन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, और लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से लेके 1823 तक का रहा है। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था, महालवाड़ी मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये 1822 में मैकेंजी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष का बात करें तो वो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ। सबसे बुजुर्ग जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। संविधान बनने में टोटल समय लगा है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, और प्रारूप पर टोटल 114 दिन बहस चला है। लेकिन उस समय जो संविधान था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। कुछ जो है संविधान के प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष के बारे में बताया गया है, जिससे लगातार हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, संघीय समिति का अध्यक्ष और संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। महात्मा गांधी से संबंधित कौन सी पुस्तक है? तो यंग इंडिया है। महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं एवं पुस्तकों की बात करें, उसमें महत्वपूर्ण है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजियस और पाथवे टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो पल्लवों के द्वारा ये बनवाया गया था, और पल्लव वंश की हम बात करें तो इसके संस्थापक का नाम सिंह विष्णु था। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो रियल मैंगो ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया। बेसिकली आप इस क्वेश्चन को काट सकते हैं क्योंकि ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ को तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। बात करें आरपीएफ का तो इसका जो गठन है वो 1957 द्वारा 1959 में किया गया। ठीक। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है। भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। महिला साक्षरता की बात करें तो 65.46% है। लिंगानुपात 943 और शिशु लिंगानुपात 919 है। ठीक है। बिहार का साक्षरता दर 61.8% है, जो कि पूरे भारत का सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तशीगंग किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये आपका करंट अफेयर्स का ये भी क्वेश्चन है। ठीक। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी?
तो रानी दुर्गावती जो है ये गोंडवाना की शासक थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित नहीं है। तो जो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया जनित नहीं है। बाकी कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है। तो टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया जनित रोग है। और बाकी का जो बात करें हेपेटाइटिस, चेचक और खसरा, ये सब विषाणु जनित रोग है। ठीक है, ये सब विषाणु जनित रोग है। कुछ और देख लेते हैं। देखिए, विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B1 के कमी से बेरी, B3 के कमी से पेलाग्रा और B11 के कमी से पेचिस होता है, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स और विटामिन के कमी से हीमोफोलिया होता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक उदयन थे और पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे और इनका संबंध जो है, इनका संबंध हर्यक वंश से था। ठीक, और इसके संस्थापक हर्यक वंश के बिंबिसार थे। ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है और कोठारी आयोग जो है इसका गठन 1964 में किया गया था। ठीक, इसका गठन 1964 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें तो नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है और अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ठीक है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा चोटी है। ठीक, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें पहली भाषा जो जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पुनः 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया और इस तरीके से वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था और लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था और तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद में। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को हम टोन कहते हैं, टोन। कौन मानव हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन जो है यह एक पादप हार्मोन है, ना कि मानव हार्मोन। कुछ जो हार्मोन्स हैं उसके बारे में देख लें। जैसे जो ऑक्सिन हार्मोन है ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन पौधे को लंबा करता है। एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है और ये बीजों को सुषुप्तावस्था में ला देता है। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में होता है और ये फलों को पकाने में सहायक होता है। ठीक, फ्लोरीजेंस जो है ये फूल खिलाने वाला हार्मोन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें वृहद स्नानागार पाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल का नाम क्या था, पांचाओ। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी, पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी मथुरा थी।
और कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर की स्थापना किया था। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है और धन विधेयक का चर्चा आर्टिकल 110 में है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण खेत है। बाकी तालाब, घास का मैदान और जंगल जो है ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। कुछ प्रमुख बंदरगाहों को देखते हैं। कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय है। कोलकाता बंदरगाह आपका पश्चिम बंगाल में है। कोचीन बंदरगाह केरल में। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक के मंगलुरु में। मुंबई बंदरगाह जो कि सबसे बड़ा है मुंबई महाराष्ट्र में। नहावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू जो पनवेल नवी मुंबई में अवस्थित है। पारादीप और जो धमड़ा बंदरगाह है वह उड़ीसा में है। मुर्मुगाओ गोवा में। चेन्नई और एन्नोर तमिलनाडु में। और एन्नोर बंदरगाह का वर्तमान नाम के कामराज पोर्ट है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है और ये सबसे गहरा है और इसी के आगे डॉल्फिन नोज है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था और ये 1939 को उनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और अभिक्रिया की दर घटा देना, यही उत्प्रेरक का कार्य है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें जो है एक भी लोग भारतीय शामिल नहीं थे और इसमें 7 लोग थे। साइमन कमीशन का जो गठन है ये 1927 में हो गया था और ये 1928 में भारत आया था और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की जो है लाला लाजपत राय का सैंडर्स के कहने पर लाठी चार्ज में उनकी हत्या हो गई थी। इसीलिए इसको हम श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो एम खां था 1946 का नौसैनिक विद्रोह का नायक। धात्विक खनिज का उदाहरण है सोना, चांदी और लोहा जो है ये धात्विक खनिज का उदाहरण है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला जो है यह लौह अयस्क है और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा की कुछ लौह अयस्क जगह की बात करें तो मयूरभंज उसमें सबसे फेमस है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है और यह लौह अयस्क खनन के लिए काफ़ी ये फेमस है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा साग। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का जो उदाहरण है वो महोगनी और रोजवुड है। ठीक। अगला क्वेश्चन है नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो नौका दौड़ जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध खेल है और उगादी महोत्सव तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। नरोड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो ये यूपी में है। प्रमुख विद्युत संयंत्रों को देखें तो तारापुर महाराष्ट्र में है और ये भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। रावत भाटा राजस्थान में है। कुडनकुल्लम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, काकड़ापाड़ा गुजरात और कलपक्कम तमिलनाडु और नरोड़ा यूपी में है। ठीक। भारत में टोटल 7 परमाणु संयंत्र हैं। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य जो है ये बोध गया में स्थित है। कुछ प्रमुख चैत्य की बात करें या स्तूप की बात करें तो हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय में है और विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये चेन्नई में किया गया था लेकिन ये असफल हो गया था। लेकिन यहाँ पे पहला पूछा गया है इसीलिए हमारा आंसर चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गारो खासी जयंतिया एक भाग है
तो प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है और यह एक जो है पर वो हिल स्टेशन है गारो खासी जयंतिया। और एक फैक्ट याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी हम कहते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इंटरनेट साथी। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए 66 नंबर है आपका, अब मैथ्स कह लीजिए या रीजनिंग कह लीजिए, किसी में भी ये काउंट हो सकता है कि किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा? तो एक दिन में कितना मतलब एक घड़ी जो है 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगी तो 48 घंटे में वह 4 चक्कर लगा लेगी। ठीक है। श्याम का स्थान दाएं तथा बाएं दोनों ओर से 8 है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो इसके लिए पता है आपको, किसी एक साइड से आपको उसका स्थान ज्ञात करने के लिए क्या करना है? लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। अब यहाँ पे कह रहा है कि लेफ़्ट से भी 8 है और राइट से भी 8 है, तो आप क्या करोगे? 8 प्लस 8 माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 बराबर 15, यानी आंसर बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य निकालना है। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे कि 930 में बेचने पर 7% का हानि है, यानी 93% का वैल्यू 930 है। और आप लोग जानते हैं कि जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, तो 93 बराबर 930 यानी 1 बराबर 10। ठीक है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 100 जमा 10 यानी उसका दाम कितना होगा? 1000 रुपये। 68 का आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, घनाभ का संबंध आयत से है। देखिए घनाभ कुछ इस तरीके का होता है और इस आयत भी कुछ इस तरीके का होता है, तो घन का पूछ रहा है, तो घन का होगा किससे संबंधित है? वो वर्ग से। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैथ्स का ये क्वेश्चन है कि 729 का पावर 1/3 दिया हुआ है और 15,625 का पावर 1/3 दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? देखिए ये इसका एक बहुत शॉर्टकट तरीका है। 929 को और 15,625 को हम तोड़ेंगे। 929 को अगर हम क्या लिख सकते हैं? 929 को हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब, और इस पूरे का क्यूब कितना है? 1/3। ठीक है, और जो 15,625 है ये 125 का क्यूब है और इस पूरे का 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बाद में बच क्या जाएगा? 9 गुने 125, और इसको सॉरी ये 15,625 जो है वो 25 का क्यूब है। ठीक है, तो जब इससे पूरा कट जाएगा तो बच जाएगा 9 गुने 25, और इस तरीके से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 225। आंसर सी। दस्ताने हाथ में पहनते हैं, मोजे पैर में पहनेंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति है ये, ठीक। उस बूढ़े व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र, यानी इस बूढ़ा व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी मेरे पुत्र का चाचा है, यानी ये जो मैं हूँ, यानी ये मेरा भाई है, और मेरे भाई का पिता मेरा कौन होगा? तो वो भी मेरे क्या होंगे? पिता होंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको इस ये जो विद्रोह दिया हुआ है इसको आपको सजाना है। देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो ये फरवरी 1918 में हुआ था। और खेरा सत्याग्रह की बात करें तो ये मार्च 1918 में हुआ था। ठीक है, ये मार्च 1918 में हुआ था, यानी
213 आपका आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 प्राप्त होता है। देखिए मूलधन आपसे पूछा है, सीधा सीधा इसको आप परसेंटेज पे बना सकते हैं। 10 वर्ष का साधारण ब्याज 6% वार्षिक के दर से कितना होगा? 60% होगा। ठीक है, 60% बराबर कितना दे रखा है वैल्यू आपको? 120 रुपये, यानी एक बराबर कितना हो जाएगा? 20 रुपये। और मूलधन होता कितना है? 100। तो 100 को कितना से गुना करना पड़ेगा? 20 से। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 200। एक मिनट, 60 एकम 60 दूनी, इससे 2 गुना है ना ये। एक मिनट मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे 60% का वैल्यू 120 है, यानी ये इससे 2 गुना है। तो 100% यानी मूलधन निकालना है, तो ये इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। आंसर सी। 75 इसमें बट्टा पर का जोड़ कर दीजिएगा। 5/11 प्लस में 11/5, यहाँ आ जाएगा 55, 5 25, और ये हो जाएगा 11 11 121। टोटल जोड़ोगे आप तो आ जाएगा 146/55, यानी आंसर इसका कहाँ? ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76। किसी संख्या का 63%, यानी x का 63% जो है वो कितना है? 315 है। तो इसको आप निकाल दीजिए कि परसेंटेज हटाइएगा, बट्टा में 100 आ जाएगा, ये 100 इधर चला जाएगा, तो 63 बराबर ये हो जाएगा। और जब आप इसको काटोगे तो वैल्यू आ जाएगा कितना? 500। 500 बाद में ये कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, 500। और यहाँ है शब्बीर 132 में एक खिलौना खरीदकर 15% लाभ में बेच दिया। देखिए वो खरीदा कितने में? 132 में, और 15% लाभ यानी 115 में बेच रहा है 132 रुपया में। ठीक है, तो खिलौना का विक्रय मूल्य है, तो आप इसमें 100% से कंपैरिजन कर सकते हैं। या इसका एक और फार्मूला है, जो कि फार्मूला से इजी वे में निकल जाएगा कि इसका फार्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट बट्टा 100 गुने CP। ठीक है, तो यहाँ कितना प्रतिशत लाभ है? तो 15% बट्टा में 100 गुने CP। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 115 बट्टा में 100, और CP कितना था? 132। जब इसको आप काट कूट करिएगा तो आंसर आ जाएगा 181.80। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक जीप 60 किलोमीटर की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। ठीक है, यदि समान दूरी 5 घंटे में तय की जानी है तो जीप की गति क्या होनी चाहिए? तो दूरी बराबर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल कितना है? 60, और समय कितना है? 8, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है? 480। ठीक, अब इसको तय कितना में करना है? 5 घंटे में। 5 से भागा दे दीजिए, 5 से भागा दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 96 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आंसर डी। दो भिन्न संख्याओं का योग दिया हुआ है आपको 9/10, इनमें से एक इतना है 8/9, तो दूसरा निकालना है। देखिए हम मान लेते हैं कि एक है 1/x, एक है 1/y, और इस दोनों का योग है 9/10। एक का मान दे रखा है, यानी 1/y बराबर, अगर हम 1/x का वैल्यू लेते हैं हम 8/9, तो हम क्या करेंगे? 9/10 माइनस 8/9, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10 नमा 90, और 9 नमा 81, माइनस 10 अट्ठे 80।
81 माइनस 80/90 बराबर 1/90। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 42 वृक्षों वाले एक बगीचा में 3/7 पेड़ नीम के हैं। 3/7 पेड़ नीम के हैं, यानी 7×42, यानी टोटल नीम के 18 पेड़ हैं। ठीक है, यानी 42 में से 18 पेड़ नीम के हैं, तो शेष पेड़ आम के होंगे। तो आम का पेड़ कितना होगा? आम का पेड़ निकालने के लिए आप 42 में से 18 घटा दीजिए और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 16 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 24 हो जाएगा ना आंसर। 1 मिनट रुक जाइए। 42 में से 18 घटाएंगे तो 12, यानी 4, और 3 में से गया यानी 2। जी हाँ, 24 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ है कि 10 आदमी एक दीवार 8 दिन में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो MDH पे इसको बना सकते हैं हम। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं कि 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकते हैं, यानी 10 × 8। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे काम कितना था? 10 + x, कुछ तो जोड़ना पड़ेगा कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाए? 4 दिन में समाप्त हो जाए। अब आप इसको काट लीजिए। 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8, और यहाँ हो जाएगा 20 बराबर 10 प्लस में x, और x बराबर, अगर हम 10 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर 20 - 10, 20 - 10 बराबर 10 आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न है कि पिता और पुत्र का उम्र का अनुपात 4:1 है और उनकी उम्र का गुणनफल 146 है। तो देखिए सब क्वेश्चन बेसिक ही है, आपको बस दिमाग लगाना है। इनका गुणनफल कितना कह रहा है? 146 है। वास्तविक में गुणनफल देखेंगे तो 4 × 1 बराबर 4 होता है, तो वो कहता है 4 नहीं 196 है। तो 196 है। अगर हम पिता का उम्र जो है वो 4x मान ले और पुत्र का उम्र 1x मान ले, तो टोटल 4x² हो जाएगा। तो टोटल है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x बराबर हमको क्या मिलेगा? x बराबर मिलेगा हमको 4x² बराबर 196। आप इसको काटिएगा तो इसको जब आप काटिएगा तो क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में 4, और 49 को आप जब क्यूब रूट करिएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, और x का वैल्यू 7 हो जाएगा। यानी पिता का उम्र कितना है? 28 हो जाएगा और पुत्र का उम्र कितना है? 7 हो जाएगा। 5 साल बाद उनके उम्र का अनुपात पूछा है, यानी 28 में भी 5 जोड़ देंगे और 7 में भी 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 18, 28, यहाँ हो जाएगा 33। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका जो है समीकरण बन के आएगा, 33 और 12। ठीक है, और इसको फिर आप काट दीजिए। इसको कैसे काटिएगा? 3 से 11 बार में, 3 से 4 बार में, 11.11:4। आंसर ए हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो इसमें आप नॉर्मली भाग लगा के देख लीजिए। अगर हम इसमें भाग लगाते तो कितना आएगा? 14, यहाँ 0, तो इसका हम 0 पॉइंट लगभग में इसका आ जाएगा आपको 0.3। इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 0.35। 2 डिजिट तक देखते हैं। 66, 250, 2, 3, इसका आ जाएगा 37, इसका आ जाएगा 0.37 और इसका आ जाएगा 0.38, और सबसे बड़ा है हमारा डी, तो आंसर हो जाएगा डी। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे 5वें, 6ठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी का शब्द बनाना संभव है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? देखिए दूसरा अक्षर क्या है? टी। पाँचवा क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। पाँचवा है ए, छठा है एम, और छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ई। TAME।
वो शब्द हमारा क्या बनेगा, इसको हम कैसे बना सकते हैं, इससे हम बहुत सारा शब्द बना सकते हैं। एक तो हम टीम बना सकते हैं, TEAM, टीम बना सकते हैं। एक हम मीट बना सकते हैं, MEAT, एक तो मीट बना सकते हैं। एक मेट बना सकते हैं, MATE, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या है, तो तीसरा अक्षर जो है वो आपका यहाँ पे A भी हो सकता है, T भी हो सकता है। देखिए यहाँ T है, यहाँ A है, तो आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी सांकेतिक शब्द में इसको ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे। इसमें लॉजिक अगर आप पकड़िएगा तो सीधा सीधा लॉजिक है कि L में हम कितना जोड़ेंगे, LMNOPQ, 5 जोड़ेंगे तो Q आएगा। एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए, Y में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, Y में +5 करेंगे तो ZABCDE, यानी +5 करे हैं तो Q आया है EFGHI, यहाँ से इसमें 4 जोड़े हैं, यहाँ से इसमें 3 जोड़े हैं, इसी तरीके से बना है। यानी यहाँ पे अगर हम इस समूह के लिए बात करें तो इस अक्षर समूह को लिखा जा सकता है, तो इसमें घटा करके हम लिख सकते हैं ना। देखिए जो आपका इसका पहला ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए R में, देखिए यहाँ पे हमने L में जोड़ा था तो Q आया था। आप जो है T में 5 जोड़िए, RSTUVWXY, यानी T में 5 जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, तो इसीलिए आंसर A हो जाएगा। बाकी तो कहीं पे R है ही नहीं। 86 देखते हैं। 86 क्वेश्चन है, देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80 और 80 दूना 160, C हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे सार्थक रूप में आपको बैठाना है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, बुआई, कटाई, सिंचाई, जुताई या निराई। देखिए सबसे पहले हम किस चीज़ का काम करते हैं, खेतों में जुताई का, तो हमारा ऐसे ही आंसर बन जाएगा। पहले जुताई करेंगे, फिर बुआई करेंगे, इसके बाद सिंचाई करेंगे, फिर घास को हटाएंगे यानी निराई करेंगे, बाद में कटाई करेंगे। आप वैसे भी आंसर लगा सकते हैं कि कोई भी फसल सबसे अंतिम उसका चरण क्या है, कटाई का, यानी ऑप्शन 2 लास्ट में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यानी आंसर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था 87। आपका 89 देखते हैं। एक्स उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह देखिए एक्स यहाँ पे खड़ा है, ठीक, 205 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देखिए ये 90 डिग्री हुआ तो वो 205 डिग्री घूमेगा, यानी 80 कुछ वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। देखिए वो कुछ यहाँ पे रहेगा 205 घूम के, और यहाँ से वो पुनः 160 डिग्री जो है वामावर्त घूमता है, यानी यहाँ से वो 160 डिग्री वामावर्त घूमेगा, यानी कुछ इस डायरेक्शन में वो रहेगा, इस बीच में रहेगा। और ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका पूरब, तो उसका डायरेक्शन कहाँ है, इस बीच में है, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब, आंसर ए। 89 देखिए, ए बेटी है एच की, देखिए ए बेटी है एच की, जिसका पति एक्स है, जिसका पति एक्स है। ठीक है, एच का पति कौन है, एच का पति है एक्स, यानी ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ठीक, एक्स की केवल एक ही संतान है, एम विवाहित है ए से। ए किसके साथ विवाहित है, एम से, यानी एम कौन होगा, एम होगा एक लड़का। ठीक है, यानी ये हो गया आपका हस्बैंड और ये हो गया आपका वाइफ। एम का ए से क्या संबंध है, तो देखिए एम का ए से क्या संबंध है, तो एम ए का कौन है, तो एम जो है ए का पति है, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए कि अभय भास्कर से लंबा है। देखिए अभय जो है वह भास्कर से लंबा है, चंद्र अभय से लंबा है, चंद्र जो है वह अभय से लंबा है, ईश्वर चंद्र से लंबा है, ईश्वर जो है वह चंद्र से लंबा है,
और धीरज सबसे लंबा है। सबसे लंबा कौन है? धीरज। इन सबको उनकी ऊंचाई के अनुसार बैठाया जाता है। यहाँ हमने बैठा दिया है ऊंचाई के अनुसार, ठीक है। तो कहता है कि मध्य में कौन है, तो यहाँ मध्य में कौन है? सी। सी फॉर चंद्र, आंसर सी। और यहाँ पे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है, लॉजिक को पकड़ना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाइए क्या हो रहा है। 6 दूनी 12, हाँ ये लॉजिक काम कर रहा है। देखिए 6 को हमने 2 से गुना किया, क्या आया? 12। और यहाँ पे क्या किया है उन्होंने? 12 को उल्टा लिख दिया है, 21, ठीक है। इसी तरीके से क्या हुआ है? 24 को 2 से गुना किया है, क्या आया? 48। और 48 को क्या किया है? उल्टा लिख दिया है, यानी 84। इसी तरीके से अगर हम 2271 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 2 7 2 14 4 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 4542, ठीक है। 4542 और इसको हम उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 24 2 4 5 4। ऑप्शन देखते हैं, 2 4 5 4, यानी आंसर बी हो जाएगा आपका इसका आंसर। अगला देखते हैं कि वेन डायग्राम है तांबा, पुस्तक और तार। तांबा, पुस्तक और तार में आपको संबंध बताना है। यहाँ पे दिए गए विकल्प में आप देखोगे तो सबसे अलग है सब में, तो क्या है? पुस्तक है। तो पुस्तक एक ही विकल्प में हमको दिख रहा है, डी में, तो आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि कुछ जो तांबा होता है वो तार होता है, क्योंकि तांबे के तार बनते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन लगा सकते हैं आप। 93 क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखो कि इसका क्या है? दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज पूछा गया है। मिरर इमेज करोगे तो ये सीधे पलट जाएगा, यानी ये कुछ इसकी स्थिति ऐसी रहेगी, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो देखो ट्रायंगल तो है नहीं, इस तरीके का एरो नहीं है, एरो ऐसा ही होगा। इसमें एरो है लेकिन ऊपर है, ऊपर नहीं होगा, ये तो क्रॉस है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग से है। देखिए जब आप इसको खोलिएगा तो ये कैसा प्रतीत होगा? जब आप अगर इसको खोलते हो तो ये डॉट ऐसे खुलेगा, तो ये डॉट कुछ यहाँ हो जाएगा, कुछ डॉट यहाँ हो जाएगा, फिर कुछ डॉट यहाँ होंगे, कुछ डॉट यहाँ होंगे और कुछ डॉट यहाँ होंगे, क्योंकि ये चीज़ें पहले ऐसे खुली है फिर ऐसे खुली है, यानी इस तरीके का जो है आपका कुछ यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, आंसर ए हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 96 है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा के लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष। और राज्यपाल के लिए कितना चाहिए? राज्यपाल के लिए भी चाहिए कितना? 35 वर्ष, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। और ये जो है ग्राम पंचायत वगैरह में लड़ने के लिए जो है उम्र चाहिए आपका 21 वर्ष। वृहद ट्रंक रोड को किससे संबंधित है? तो यह एक सड़क मार्ग है, ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था और ये NH1 + NH2 है, ठीक है। और लॉक ऑकलैंड के द्वारा इसका मरम्मत करवाया गया था और दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सड़क आजम के नाम से भी इसको जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कुछ प्रमुख संगठन है और उसका मुख्यालय है, जैसे कि ADB का स्थापना 1966 में हुआ था और इसका मुख्यालय मनीला में है। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था और इसका इंडोनेशिया जकार्ता में मुख्यालय है। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था और ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है।
सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1995 में हुआ था और यह जेनेवा में स्थित है। और कॉमनवेल्थ का स्थापना 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय लंदन है। और IMF इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुआ था और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। 98 का B हो जाएगा। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो तय की गई दूरी को मापते हैं। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ऑडियोफोन जो है सुनने के लिए लोग इसका उपयोग करते हैं। बैरोमीटर वायु दाब को मापने में सहायक है और अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई तथा रेन गेज से वर्षा का मापन करते हैं। बल एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है न्यूटन है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो देवप्रयाग में आकर के मिलती है। देखिए, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग में होता है। देखिए, ये PYQ, एक मिनट में थोड़ा इसको ब्रीफ कर दूँ। ये PYQ जो सीरीज़ है, ये PYQ सीरीज़ इसलिए चलाया गया है कि आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन का आप आइडिया लीजिए और जल्दी से जल्दी चीज़ों को मैं उसके अगल बगल को फैक्ट को बताते हुए ख़त्म कर रहा हूँ, जिससे कम समय में आप इसको तुरंत और क्विक तरीके से रिवीजन भी कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।